आज मैं आप लोगों को पहला दिन का क्लास देंगे और वह होगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। यह एक बुक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आप इसके अंतर्गत यह पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। आप ये जानिए कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है, यह बुक हायर लेवल के लिए है और इससे आप लोगों का एसएससी, रेलवे या सिविल सर्विसेज या अन्य कई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चे खास तौर पर इस बुक को अध्ययन करेंगे और इस तरीके के कई बुक से हम लिखने का कार्य करेंगे, कई पॉइंट आपको देने का कार्य करेंगे। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट जिस तरीके से बुक में रहता है आप लोगों को ठीक उसी प्रकार से पढ़ाने का कार्य करेंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक तरीके से बुक ही पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोगों का पहला है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था बुक है। इसके अंतर्गत आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अध्याय 1 यानी चैप्टर 1, भारत का संवैधानिक विकास। भारत में जो है संवैधानिक विकास कैसे हुआ। भारत हमारे जानते हैं आप लोग कई दिनों तक दूसरों के हाथों तो सौंपा रहा, कई गुलाम रहा। तो अब उसमें जो संवैधानिक विकास हुआ, एक संविधान के तौर पर विकास हुआ, उसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, संविधान है क्या। तो देखिए, आप लोगों को कह रहा है कि संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। देश या राज्य का जो संचालन किया जाता है, मतलब चलाया जाता है, वह किस चीज़ पर निर्भर होता है, तो इस संविधान पर निर्भर होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को जान गए होंगे कि संविधान में जो लिखा होता है उसके नियम को फॉलो करते हुए तब यह कोई भी कार्य किया जाता है। देश या राज्य में जो भी शासन करेंगे वह संविधान के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। यानी कि वहाँ किस प्रकार का शासन चल रहा है, वहाँ कैसा क्या व्यवस्था है, उस सब चीज़ों के आदर्श, यानी वहाँ कौन चीज़ एक अच्छा चीज़ में छिपा है, उस चीज़ का वहाँ वर्णन मिलते रहता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ की सरकार किस तरीके से कार्य करेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ की सरकार किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। और वहाँ का एक चीज और पता चल जाता है कि उनके बीच किस प्रकार का जो है ना आंतरिक संबंध है और वह शक्ति है, उसका क्या शक्ति है, इस चीज का पता चलता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब है कि संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। कहने का अर्थ क्या है कि संविधान जो है ना सरकार का तो संबंध करता ही है स्थापित, उसके बाद सरकार के साथ साथ जनता के साथ भी कैसा संबंध होगा वह स्थापित करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। उसमें यह भी निर्धारित हो जाता है, उसके अंतर्गत यह भी संविधान के अंतर्गत पहले तय कर दिया जाता है कि इसके तहत जनता को इस तरीके से शासन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन या
निर्धारित करता है कि किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है, वहाँ जो है किस तरीके के सरकार हैं, और संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। तो यहाँ देखिए क्या दिया, निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है और संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जा सकता है। कह रहा है कि संविधान का दूसरा नाम आप ये भी दे सकते हैं कि वह देश की क्या है, आधारभूत विधि है, फंडामेंटल लॉ है। इंग्लिश में आप फंडामेंटल लॉ भी कह सकते हैं, जो जनता के विश्वास व उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। क्या कर रहा है, जनता के विश्वास। हमारा संविधान जो होगा वह सबसे पहले जनता को विश्वास करने योग्य होना चाहिए, ऐसा संविधान बनता है। किसी भी देश का हो, हमारे ही देश का नहीं, किसी भी देश का संविधान पहले जनता को विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। उसका आकांक्षा क्या, यानी वह क्या चाहता है देश से, ठीक है, वह उनको प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ फिर पॉइंट आया, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है संबंध देश के नागरिकों के लिए, देश संबंध जो है ना देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है। आप लोग जानते होंगे कि धारा इतना के तहत या लॉ इतना के तरह कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये इसको ये अधिकार है। आप लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को मत का जो अधिकार होता है तो वह किस तरीके से होता है, संविधान के अंतर्गत ही होता है। कोई धारा जो लागू होता है तो वह किस तरीके से होता है, तो संविधान के अंतर्गत ही होता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि संविधान संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है और उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए वह भी परिभाषित होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रहा वह अगला पॉइंट दूसरा टर्म आ गया, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपका जो इंट्रोडक्शन था वह मैं दे चुका हूँ। अब है कि भारत का संवैधानिक विकास आर्थिक हमारे देश में, अर्थात हमारे देश में संवैधानिक विकास हुआ कैसे, ये भी जानना महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे देश में संवैधानिक विकास हुआ कैसे, चलिए आज फिर हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। तो कहता है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ। देखिए हमारे भारत का एक दुर्भाग्य कहा जाए या जो कहा जाए, तो हमारे भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं होता है, ठीक है। और वर्णन यह कर्मिक विकास का परिणाम है। हमारे भारत में क्या है, तो एक कर्मिक परिणाम का यह सब फल है। और देखिए किस तरीके से होता है का परिणाम है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। ब्रिटिश जब हमारे देश पर शासन कर रहे थे ना, ब्रिटिश, तो बहुत ही धीमी हो गया हमारे देश का विकास। आप जानते होंगे कि हमारे देश कई लोगों की गुलामी रहे, कई लोग यहाँ शासन किए, दूसरे देश से आकर हमारे देशों का शोषण किया। तो आप अभी ये भी जान लीजिए कि इसी कारण जो है हमारे भारत का जो विकास है तेजी रफ्तार से नहीं हो पाया और यह एक निश्चित समय पर नहीं हुआ। वर्णन या कर्मिक विकास का परिणाम ये जो है क्रम जो है विकास हुआ यहाँ पे, जो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हो गया, धीमी पड़ गया, बहुत धीमी हो गया। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं आप लोग। भारत के संवैधानिक विकास को आप दो भाग में बांट सकते हैं। दो भाग क्या होगा, तो आप वह दो भाग को जान सकते हैं। पहला भाग होगा
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, यानी पहला भाग होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, ये पहला भाग हुआ। दूसरा भाग होगा ब्रिटेन की सरकार के शासन, पहला भाग का था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत हमारे देश का जो विकास हुआ। दूसरा भाग का था कि ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत जो हमारे देश का विकास हुआ। तो आप 2 पॉइंट जान गए कि संविधान, भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ, और दूसरा हुआ ब्रिटेन की सरकार के शासन के अंतर्गत हुआ। आपको यह मैंने लिख भी दिया है, आप लोग जो इसे पढ़ते हैं लिख भी लीजिएगा, नोट्स भी कर लीजिए, अपना नोट्स भी तैयार कीजिए, तब हुआ हकीकत पढ़ने का अर्थ। ठीक, और एक एक पॉइंट को समझिएगा तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो आप लोग को बताए थे कि 2 भाग में बांट सकते हैं। अब देखिए, तो वही 2 भाग का किस तरीके से आगे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो पहला है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो सबसे पहले वो 2 भाग पर जो अध्ययन करेंगे उसका थोड़ा पॉइंट जान लेते हैं। तो भारत में जो है ना ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। अब ये जानिए ना, दूसरा देश का औकात यहाँ इंडिया में 0 था, वह जो भी आता था ना व्यापार करने आता था और हमारे देश में रह जाते थे। समझ रहे हैं, हंसते हंसते पढ़िए। हाँ, तो व्यापार करने आए थे और यहाँ रह गए, इंडिया का बर्बादी किए, बहुत सारे क्षति पहुंचाए। उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि उसका नियम कैसा कैसा लागू हुआ था, उनके 2 पार्ट को हम कौन कौन नियम के तहत पढ़ेंगे ये भी हम बता देंगे, कौन सा धारा लागू हुआ था। अब है आगे कि व्यापार करने आए। आगे है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ याद रखिएगा क्योंकि आपको पूछ सकता है, प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, उसे अधिकार प्राप्त हो गया था। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे और उनका मात्र एक ही उद्देश्य था कि अब व्यापार ही करना है, लेकिन उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। उन्होंने अपना एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल अदा कर लिए, समझा जाए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर वह अपना कब्जा जमा लिए और वह काम करने लगे। ठीक, अब इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी के साथ ही व्यापार क्षेत्र में जो है उसका शक्ति बनना शुरू हो गया, उसका मजबूती होना शुरू हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते ये देख लीजिए। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, यानी कि 1858 ईस्वी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर, और ब्रिटेन का जो है संसद वह विभिन्न अवसर पर हर एक समय पर अनेक कानून, यानी कि कई कानून लाने का कार्य किया अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। और वह क्या क्या कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार की। कहा है कि आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही और इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे क्या किया, तो भारत में संवैधानिक विकास का जो है एक बिंदु रखा, एक नींव रखी और इस तरीके से भारत में संवैधानिक विकास पर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो है
कौन सा चीज क्या पढ़ेंगे, यानी कि दो भाग में जो विभक्त क्या वो अभी लिखता हूं। दो भाग में जो विभक्त क्या गया, पहला भाग है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आप लोगों को पहला पॉइंट पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एमेंडिंग एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और एक्ट 1786 एगो है वो पढ़ना है, और चार्टर एक्ट है 1793, चार्टर एक्ट है 1833, चार्टर एक्ट है 1833, चार्टर एक्ट है 1853 और चार्टर एक्ट है 1858। आप लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इतने चीज को पढ़ना है, जिसमें ये भी एक तरह से चार्टर एक्ट ही होगा शायद 1786। तो ये चार्टर एक्ट जितना है ये सबको हम लोग पढ़ लेंगे, इस पर अध्ययन करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट और समझेंगे कि आखिर इसमें कैसा कैसा नियम लागू किया गया था। और अब जो इसका दूसरा पार्ट है ब्रिटिश क्राउन, वह हम लिखते हैं कि उसमें क्या सब पढ़ना है। अभी जस्ट मैंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया था उसमें आप चार्टर एक्ट जो पढ़े थे, उस चार्टर एक्ट में एक 13 था, 1813 है, ठीक है ना, और उसमें हम 1833 दो बार लिख दिए हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो 1833 होगा वहाँ 1813 कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है वह देख लीजिए। तो दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोगों को भारत शासन अधिनियम 1858 पढ़ना है। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 पढ़ना है, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919 पढ़ना है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ना है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ना है। बच्चों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रिपरेशन करेंगे धीरे धीरे और अच्छे सरल लैंग्वेज में करना, और उसको अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, अच्छे से तोड़ सकते हैं और उसको लिख करके याद रख सकते हैं। अब जो जितना चीज़ अभी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, आप जो है अपना हौसला को बुलंद रखिएगा और आपकी जीत पक्की होगी। कोई आपकी जीत को हरा नहीं सकते हैं, और आप उम्मीद लेकर चलिए कि हमें ये करना है, टारगेट होना चाहिए आपके पास, तो आप बहुत आगे चले जाएंगे और सफलता पाएंगे। आज का क्लास एंड करते हैं।